इस कहानी में दो खूबसूरत लड़कियों को कुछ बुरे लड़के अगवा कर लेते हैं और लड़कियों को कंटेनर में बंद करके बार बार उनका शोषण करते हैं। फिर कैसे लड़कियां उन सभी लड़कों से बदला लेती हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो खूबसूरत लड़कियां केटी और सेलोनी, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं, अब न्यूयॉर्क के एक फार्म में पढ़ाई करने जा रही थी। इस वजह से वे दोनों बहुत खुश थी, क्योंकि इस बहाने से वे यूरोप घूमने जाएंगी और वहाँ बहुत सारी शॉपिंग करेंगी। अगली सुबह उनके अंकल जेसन उन्हें लेने आते हैं, जो एक FBI एजेंट है। इसके बाद जब वे दोनों जेसन के घर जाती हैं, तो वहाँ जेसन की बीवी से मिलती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब इस शहर में आने के बाद केटी और सेलोनी दोनों अपने नए नाम रखती हैं। जहाँ केटी अपना नाम हीथर रखती है, वहीं सेलोनी अपना नाम रिप्ले रखती है। अब अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने जाते हैं, क्योंकि केटी और सेलोनी को पढ़ाई के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। यहाँ जेसन उनके साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करते हैं, लेकिन केटी जेसन से कहती है कि बस थोड़ी देर में आ जाएगी, आप अपने काम पर जाइए, हम पहुंचते ही मैसेज कर देंगे। इस पर जेसन उनसे कहते हैं कि कोड वर्ड का इस्तेमाल करना, ताकि उन्हें समझ आ सके कि वे सुरक्षित पहुंच गई हैं। इसके बाद केटी कहती है कि मैं एप्पल शब्द का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जेसन कहते हैं कि हर बार अलग अलग अक्षरों का उपयोग करना चाहिए, ताकि कोई भी आपके कोड वर्ड को समझ न सके। अब सड़क से गुजरते हुए दो लड़के केटी और सेलोनी को देखते हैं। फिर जेसन भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद केटी और सेलोनी पास के एक रेस्तरां में कॉफी पीने जाती है। वहीं वे दोनों लड़के भी आ जाते हैं, जो थोड़ी देर पहले उन्हें देखकर गुजर रहे थे। उनके नाम जेड और ट्रेविस हैं और वे दोनों केटी और सेलोनी से बात करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से केटी और सेलोनी उन्हें अपने फेक नाम बताते हैं। केटी उन्हें बताती है कि वे पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जा रही हैं, जिस पर जेड कहता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं और अगर तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन केटी उनके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन जब वे दोनों उठकर जाने लगते हैं, तो सेलोनी केटी से कहती है कि तुम उन्हें जाने से मना मत करो, वे दोनों काफी शरीफ लग रहे हैं, हम उनके साथ चल सकते हैं। और फिर वे दोनों उनके साथ चल देती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेड और ट्रेविस उन्हें एग्रीकल्चर फार्म पर न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो जंगल के पास है। ये देखकर केटी और सेलोनी थोड़ी डर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि कार को फार्म पर ले चलें। तभी जेड और ट्रेविस की माँ घर से बाहर आती है, जो उन्हें बड़ी प्यार से चाय पीने के लिए कहती है। वह यह भी कहती है कि जेड और ट्रेविस उन्हें बाद में छोड़ देंगे। अब जब वे दोनों चाय पी रहे होते हैं, तभी केटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर केटी एप्पल कोड वर्ड लिखकर जवाब देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वे फार्म पर सुरक्षित पहुंच गई हैं। अब ट्रेविस की माँ उन्हें खाने के लिए कुछ देती है, जिससे केटी और सेलोनी दोनों नशे में हो जाती है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिलाए गए थे और वे दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ किया जा रहा है। इसके बाद वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वे बेहोश हो जाती हैं। फिर जेड और ट्रेविस उन्हें उठाकर वापस अपने घर ले आते हैं। अगले दिन जब वे उठती हैं, तो वे जंगल में कंटेनर में होती हैं और उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। फिर जेड वहां आता है और बताता है कि तुम लोग एक ऐसे जंगल में हो जहां कोई इंसान नहीं है, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ समय बाद यहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो केटी को उसका फोन दिखाता है और कहता है कि जेसन नाम का कोई तुम्हारे फोन पर मैसेज किया है। वो मैसेज में एप्पल वर्ड देखकर उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर केटी बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद बोरिस उसी फोन से जेसन को जवाब में लिखता है कि यहाँ सब ठीक है और कोड वर्ड एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वे केटी और सेलोनी को जबरदस्ती उनके सामने नहाने पर मजबूर करते हैं। तभी पीटर नाम का एक पुलिस अफसर वहां आता है। उसे देखकर केटी और सेलोनी उससे मदद मांगने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस अफसर भी जेड और ट्रेविस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर दोनों और ज्यादा डर जाती हैं। अब केटी और सेलोनी ट्रेविस से मिन्नतें करती हैं, हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे। लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वाइग्रा की गोली लेता है और केटी को अपने लिए चुनता है। फिर वो केटी के कंटेनर से बाहर आता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जो केटी और सेलोनी को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि केटी ने मैसेज में फिर से एप्पल शब्द का इस्तेमाल किया था। जेसन ने उन्हें हर बार अलग अलग कोड वर्ड इस्तेमाल करने को कहा था। वहीं दूसरी ओर वे लोग सेलोनी के कंटेनर में एक शराबी आदमी को भेजते हैं। सेलोनी उस शराबी पर थूकती है, जिससे शराबी गुस्से में सेलोनी के पेट पर सिगरेट से दाग देता है। इससे सेलोनी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो जबरदस्ती सेलोनी के साथ करता है। यहाँ इन सभी लोगों ने गंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। वे दोनों लड़कियों के बारे में सच्चाई जानने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि लड़कियां यहाँ पहली बार आए। जेसन को समझ आ जाता है कि वे किसी बड़ी परेशानी में हैं, इसलिए ये तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। केटी और सेलोनी की हालत और खराब होती जा रही थी। अगले ग्राहक के आने से पहले जेड और ट्रेविस दोनों लड़कियों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं। वो कस्टमर भी एक सुअर के मास्क में आता है। इसके बाद जेड और ट्रेविस उस कस्टमर को केटी और सेलोनी के चेहरे से मास्क हटाकर उनकी शक्ल दिखाते हैं। सुअर मास्क वाले आदमी को देखकर केटी और सेलोनी और ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो आदमी सेलोनी को चुनता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब जब
जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो केटी सेलोनी के पास जाती है और देखती है कि सेलोनी की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ जेसन दोनों लड़कियों को ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसने पहले केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उस ऑफिसर को केटी और सेलोनी के किडनैपिंग के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। इस पर पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि उन्हें किडनैप किया गया है? इस पर जेसन कहता है, मैंने अपनी भांजी केटी से कहा था कि हर बार अलग कोड वर्ड इस्तेमाल करे, लेकिन उसने फिर से वही कोड वर्ड एप्पल इस्तेमाल किया। इससे मुझे लग रहा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है और शायद किडनैप कर ली गई है। उधर जंगल में वही पुलिस ऑफिसर बोरिस को बताता है कि केटी का अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने हमें कोड वर्ड के बारे में झूठी जानकारी दी थी। अब बोरिस वहां जाता है और जेड को केटी के कंटेनर से दूर ले जाकर उससे बात करता है। वह कहता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। इन बातचीत को सेलोनी छिपकर सुन लेती है। इसी बीच जेसन उस दुकान में आता है जहां केटी और सेलोनी उन घटिया लड़कों से मिली थी। जेसन वहां के आदमी से केटी और सेलोनी के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बता देता है। अगले दिन केटी सेलोनी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर जेड और बोरिस वही शराबी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने पहले सेलोनी के साथ जबरदस्ती की थी। वे शराबी से कहते हैं, हम अभी वापस आते हैं, तब तक इन लड़कियों पर नजर रखना ताकि ये कहीं भाग न जाएं। अब जैसे ही वे दोनों वहां से जाते हैं, केटी उस शराबी को लुभाने की कोशिश करती है और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाती है। जैसे ही शराबी केटी के करीब आता है, केटी उसके गले पर जोर से कट लेती है। उसकी गर्दन से खून बहने लगता है और वहीं पर शराबी की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने हाथों की हथकड़ियां खोलती हैं और वहां छिप जाती हैं। जब पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों उसकी कार लेकर भाग जाती हैं। फिर वे दोनों एक मॉल में जाती हैं और वहां से बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें खरीदती हैं, जैसे हथौड़ा, टेनिस बैट, ढेर सारी कीलें और कई खतरनाक हथियार। इसके बाद वे मॉल के कैशियर के पास जाती हैं और उससे बोरिस के घर का पता पूछती हैं। कैशियर उन्हें बोरिस का पता बता देता है। उधर जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में जाता है जहां से उसे बोरिस के घर का पता मिलता है। इधर हम देखते हैं कि बोरिस अपने घर में संगीत का आनंद ले रहा होता है। तभी केटी और सेलोनी वहां पहुंचती हैं और टेनिस बैट में कीलें लगाकर बोरिस के चेहरे पर मारती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब बोरिस को होश आता है तो वह खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है। बोरिस उन्हें बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है ताकि वे उसे छोड़ दें, लेकिन केटी और सेलोनी तो बस अपना बदला चाहती थी। उधर उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं। घर के अंदर केटी और सेलोनी बोरिस से उस आदमी का पता पूछती है जिसने सुअर का मास्क पहना था। बोरिस उन्हें उसका पता बता देता है। इसके बाद वे बोरिस की पिछली जेब में कील से भरी बेसबॉल डाल देती हैं, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बोरिस की आवाज सुनकर जेसन तुरंत घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस मर चुका है। फिर उसे घर के पीछे से कार की आवाज आती है, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचता है, केटी और सेलोनी पहले ही कार लेकर निकल चुकी होती है। अब जेसन जल्दी से पुलिस स्टेशन वापस जाता है और उस पुलिस ऑफिसर से फिर से केटी और सेलोनी के बारे में पूछताछ करता है। इस बीच जेसन केटी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि केटी का फोन उस पुलिस ऑफिसर के पास है। इसके पहले कि जेसन कुछ कर सके, पुलिस ऑफिसर उसके पीछे गन तानकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ केटी और सेलोनी एक चर्च में पहुंचती है जहां उन्हें पता चलता है कि सुअर के मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि इस चर्च का पादरी है। पादरी उन्हें तुरंत पहचान लेता है। तभी केटी पीछे से उसे डंडे से मारती है और बेहोश कर देती है। फिर दोनों उसे कार के पीछे घसीटकर शहर में ले जाती हैं। वहां वे एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और पेट्रोल उस पर फेंक कर उसे जिंदा जला देती हैं। वहां हम देखते हैं कि वो जेसन को कुर्सी से बांध देता है और थोड़ी देर बाद वो 2 और नई लड़कियों का अपहरण करके उन्हें वहां ले आता है। इसके बाद जब पुलिस वाला उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी पीछे से केटी और सेलोनी वहां पहुंच जाती है और डंडे से उसके सिर पर वार करती है, जिससे पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब वो लड़कियों से माफी मांगने लगता है। इसके बाद केटी उसे डराने के लिए बंदूक में एक गोली लोड करती है और दोनों लड़कियां मिलकर बार बार बंदूक चलाने की एक्टिंग करती हैं। लेकिन जब हर बार वो बच जाता है तो वह थोड़ा मुस्कुराने लगता है, पर अगले ही पल केटी उसे गोली मार देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद केटी और सेलोनी उन दोनों लड़कियों से कहती हैं कि खुद को आजाद करो और अंदर बंधा हुआ आदमी जेसन का रस्सा भी खोल दो, और फिर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। फिर लड़कियां जेसन को खोलती हैं और उसे बताती हैं कि उन दोनों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अब जेसन समझ जाता है कि वे दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और सेलोनी थी। वहीं हम जेड और ट्रेविस की मां को देखते हैं जो शराब पी रही होती है। अचानक उसे एक अजीब सा नशा होने लगता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को तहखाने में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और सामने जेड को बंधा हुआ देखती है। इसके बाद केटी और सेलोनी उसके सामने जेड को डंडे से मारती हैं और उसे नीचे गिरा देती हैं। फिर वे उसे बेरहमी से मार मार कर उसकी जान ले लेती हैं। ये सब देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वे उसकी माँ को ट्रेविस के पास ले जाती हैं और उसे एक डंडा देकर कहती हैं कि अपनी माँ को मार डालो, और वे उसे धमकी देती हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे उसके साथ बहुत बुरा करेंगी। लेकिन ट्रेविस अपनी ही माँ को मारने से मना कर देता है और उन्हें पैसे देने की बात करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत
पैसे हैं, हम सौदा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर केटी और सेलोनी जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर एक गोली मारकर सेलोनी टीवी को तोड़ देती है। ये देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। इसके बाद केटी एक चेन उठाती है और उससे बहुत बेरहमी से लड़कों की माँ का सिर काट देती है। इस तरह दोनों लड़कियां अपना बदला पूरा करती हैं। अब कुछ दिनों बाद अंकल जेसन केटी और सेलोनी के घर जाते हैं और वे उनके साथ न्यूयॉर्क वापस जा रहे होते हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं।